पर्पस ये है कि जो भी हमने पढ़ा है अभी तक आर्टिकल 30 तक, उसे एक बार हम रिवाइज कर लें और उसके बाद फिर फर्दर आगे मूव ऑन करें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सिंस इंसेप्शन दैट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो पढ़ लिया था उसका एक क्विक रिवीजन नोट्स फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से पढ़िएगा, आफ्टर द क्लास दोबारा से रिवाइज करें। प्रीएम्बल की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल था वो है क्या एक्चुअली, व्हाट डू वी मीन बाय प्रीएम्बल? तो जी गुड मॉर्निंग अनुराग। A preamble is an introductory statement of any legislation which specifies its principles, objectives, right? Its purpose, its principles, its objectives, philosophy. Preamble आप देखेंगे हर लॉ में, हर एक्ट में होता है। कोई भी आप एक्ट लें, सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल नहीं दिया है, बल्कि प्रीएम्बल हर एक्ट में होता है, हर लेजिस्लेशन में होता है। और वो मेनली बताता क्या है, इट इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। उस लेजिस्लेशन को किस ऑब्जेक्ट से बनाया है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स हैव बीन प्रोपाउंडेड इन दैट वन, उसका मेन पर्पस क्या था, व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ द फाउंडर्स, यूजेस उसके क्या होंगे, आइडियाज एंड एस्पिरेशंस उसके क्या हैं, ये सारी एक चीजें उसको इंट्रोडक्शन में नटशेल में वो प्रोवाइड करता है प्रीएम्बल। ओके, सो दैट इज द सेम मीनिंग आर preamble of constitution is having. Moving further, क्या आप बता सकते हैं who drafted the preamble? We all know that is Pandit Jawaharlal Nehru presented objective resolution on 13th December 1946 in the Constituent Assembly. 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने 22 जनवरी 1947 को एज अ प्रीएम्बल अडॉप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्टार्टिंग की 3 डेट्स आप याद रख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज 9 दिसंबर 1946, मे बी पॉसिबल, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हूं। तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 इस डेट पर क्या हुआ था, इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी, सबसे पहली मीटिंग हुई थी। देन ऑन द 11th ऑफ दिसंबर को इसकी सेकंड मीटिंग हेल्ड हुई थी 1946, and then the 13th of December 1946 on which the objective resolution was presented by Pandit Jawaharlal Nehru. 9th दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट लिया गया था, प्रोटेम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया था। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो सेकंड जनरल मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया गया था, और फिर टिल द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वही प्रेसिडेंट रहे हैं। राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, 26 जनवरी 1950 को हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, तो उस डेट पर वही हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए। तब तक वो क्या थे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, अभी तक इसमें टोटल जो अमेंडमेंट हुए हैं वो एक ही बार हुआ है, एंड दैट वाज बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने कितने वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे? द आंसर इज 4 वर्ड्स वर एडेड टू दिस प्रीएम्बल, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली। 4 वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, बट प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, एंड दिस वाज बाय 42nd अमेंडमेंट। टोटल 4 वर्ड्स हमने न्यू ऐड किए थे। फर्स्ट वन वाज सोशलिस्ट, second one was secular, and the third and fourth word were and integrity. So ये टोटल मिला के 4 वर्ड्स हमने ऐड किए थे टू द प्रीएम्बल इन 42nd अमेंडमेंट। और ये तो खैर आप जानते हैं 42nd अमेंडमेंट में इतने सारे अमेंडमेंट्स आए थे कि हम इसे एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42nd अमेंडमेंट टुक प्लेस इन
1976। आई होप आप लोगों को ये ईयर अब अच्छी तरह से याद हो चुका होगा। मैंने पहले भी बताया था, जब आप 4 और 2 को ऐड करेंगे आपस में तो आपके पास में 6 आता है, और उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं 1976 में हमारा 42nd अमेंडमेंट आया था, राइट। अब मैं प्रियम्बल के कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। किसी भी स्टेज पे कोई कंफ्यूजन अगर माइंड में राइज हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बट इट इज जस्ट अ रिविजनरी एक्सरसाइज, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अराइज होगा। अगर हम बात करें द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, फ्रॉम वेयर आर कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स सोर्स, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अपनी पावर्स ब्रिटिशर्स से नहीं मिलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी जो पावर्स है वो पार्लियामेंट से नहीं मिलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो किसी अदर स्टेट से नहीं मिलती है, बट we the people of India, that is we people of India ourselves provide the power to our constitution. So this we the people of India, the first three words is the source of power of constitution, because on behalf of these people the constituent assembly has formed this constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया वो किसने फॉर्म किया? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके बिहाफ पे वर्क कर रही थी? इट वाज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द होल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। सो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज फॉर्म्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रॉम वेयर आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान अपनी शक्तियां कहां से अर्जित करता है? भारत की जनता से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद में बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। ये बात हमें पता चलती है जो इसके स्टार्टिंग में वर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। इन सभी पॉइंट्स को हम अभी शॉर्ट में डिस्कस भी करने वाले हैं। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये जो 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रकृति कैसी होगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। सो इट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसका एक एक्रोनिम मैंने आप लोगों को बताया था, SOCDER करके। सो S फॉर सोवरेन, SO फॉर सोशलिस्ट, SE फॉर सेक्युलर, D फॉर डेमोक्रेटिक एंड R फॉर रिपब्लिक। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोरी ये मैंने एक एक्रोनिम बताया था। अगर हम बात करें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, सो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी and fraternity, to ensure and deliver justice, equality, liberty and fraternity. These words present about the objectives of constitution. ये सारे preamble में जो word हैं वो हमारे पूरे constitution का objective present कर रहे हैं, हमारे constitution का nature present कर रहे हैं। And we all know that is constitution बन के तैयार कब हो गया था? Formation was on 26 November 1949, right? इसे इस डेट पे अडॉप्ट कर लिया गया था, बट एनफोर्समेंट में कौन सी डेट से आया था? 26 जनवरी 1950। These dates are something what we are already aware of those. अब हम बात करते हैं कि कुछ जो टर्म्स हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके क्या क्या मीनिंग है शॉर्ट में। सबसे पहला टर्म हमारे पास में है सॉवरेन। आई होप आप लोगों को रीडेबल होगा, थोड़ा सा ब्लर है बट फिर भी पढ़ाई में आ रहा होगा, मैं रीड करता जा रहा हूं तो उससे आप समझ सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है सॉवरेन। व्हाट डज सॉवरेन मीन? सॉवरेन मीन्स our country is completely independent to take its own decisions regarding its all internal affairs, internal matters, and no external power, no external interference will be accepted at any cost. मैं इसका एक सिंपल सा लाइव एग्जांपल आप लोगों को देता हूं और उससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगा। जब हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया, जब हमने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया, उसके एनफोर्समेंट को रिमूव किया, आर्टिकल 370 के एनफोर्समेंट को अपलिफ्ट किया, तो हमें किसी भी अदर कंट्री से किसी डिस्कशन की, किसी अदर कंट्री से कुछ पूछने की, किसी अदर कंट्री से कोई सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं थी। बिकॉज और जब अमेरिका ने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, so our prime minister Modi ji has given the answer, this is our internal matter and you are not required to interfere in that. अगर आप लोगों को ये बात नॉलेज में है तो डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम एंड ही जस्ट प्रपोज्ड कि आपके और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम आ रहा है कश्मीर में आप जो कर रहे हैं उसके लिए, तो वी कैन जस्ट
provide you an arbitrary counseling. So our Prime Minister has said it clearly. This is our internal matter. Jammu and Kashmir is the state of, is a part of India, and it is our internal matter. We are sovereign. We are sovereign, and so no external authority, no external power can have an interference in our internal matters. This is called sovereignty. Our India, our country is free. Our government, our elected government is free to take all its decisions concerning to its internal matters and internal affairs. किसी का कोई उसमें interference नहीं होगा. Next आता है socialist. What does this socialist mean? Normally, many times socialist word have been taken to be the synonym to be a communist, but actually हमारे और कम्युनिस्ट का क्या मीनिंग रहता है? कम्युनिस्ट का मीनिंग रहता है जो भी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जो भी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, उस पे गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का होल्ड होना चाहिए. इट शुड बी ओन्ड एंड गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. दैट इज कम्युनिज्म. लेकिन सोशलिस्ट को हमने इंडिया में एक पॉजिटिव थॉट की तरह से लिया है. इट इज बेस्ड ओवर द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म एंड द नेहरू प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, which means to establish a welfare state. हमने सोशलिज्म के बेसिस पे या सोशलिस्ट कंट्री स्टेट के बेसिस पे वेलफेयर स्टेट की जो इच्छा है वो यहाँ पे जाहिर की है. किसी भी तरह से हमने जोर जबरदस्ती से सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर कर लेना गवर्नमेंट ने वो नहीं किया है. आप सब जानते हैं हमारे कंट्री में प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी वर्क करता है. आर कंट्री इज हैविंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी. और यहाँ पे सोशलिज्म का जो ऑब्जेक्ट लिया गया है, द थॉट इज बेस्ड ओवर द प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस सोशलिस्ट. आफ्टर दैट कम्स टू बी सेक्युलर. सेक्युलर तो आई होप आप सब लोग जानते ही हैं, बट सेक्युलर में भी कई सारी विचारधाराएं हैं. सेक्युलर को कुछ कंट्रीज ने तो इस तरह से ले रखा है दैट उनके कंट्री में रिलीजन प्रोफेस किया ही नहीं जाएगा. Neither the state is having any religion. Even publicly आप उस कंट्री में किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकते पब्लिकली. आप अपने मन में कुछ भी मान रहे कर रहे हैं, बट यू कैन नॉट प्रोपोगेट, यू कैन नॉट प्रोफेस एनी रिलीजन. ऐसे भी कुछ कंट्रीज हैं, बट इन इंडिया इट हैज बीन अगेन टेकन टू बी इन द पॉजिटिव मैनर. दैट इज फ्रीडम ऑफ religion have been given in the manner every person is free to practice, person is free to profess, as well as person is free to propagate. हम अपने रिलीजन को ना सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बल्कि उसे प्रोफेस और प्रोपोगेट करने के लिए. प्रोफेस मींस उसे, उसके जो भी रिचुअल्स हैं उसे जैसे भी हमें निभाना है. प्रोपोगेट यानी कि उसके अच्छी बातों को दूसरों को बताने के लिए. इन सब बातों के लिए भी हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे सेक्युलर को भी पॉजिटिव सेंस में लिया गया है. अदरवाइज कुछ कंट्रीज में सेक्युलर का मीनिंग ये ले लिया गया है दैट इज नो रिलीजन. या तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने पर्टिकुलर रिलीजन को फॉर्म कर रखा है. हमारे कंट्री का तो यही रिलीजन होगा, दूसरा रिलीजन यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा. वी आर हैविंग लॉट ऑफ कंट्रीज हु आर हैविंग द इस्लाम एज द रिलीजन. वी आर हैविंग फ्यू कंट्रीज हु आर हैविंग क्रिश्चियनिटी एज द रिलीजन, Jewish as the religion. But India is having, first of all, no religion as a state, and every person who is residing within the territory of India is completely free to profess, practice, and propagate any religion of his own choice. Then comes to be the democracy. This democracy word have been derived from two words, which is demo, which means people, and cracy. Cracy means the rule. So what does democracy mean? Democracy means the rule of people. Constitution means the government. The constitution provides that is it has been established by the government, and the government by the will of the people. किससे फॉर्म किया इस गवर्नमेंट ने? कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये गवर्नमेंट किसने फॉर्म की है? विद द विल ऑफ द पीपल इट हैव बीन फॉर्म्ड. तो एक बात यहाँ पे देखने की है, जो डेमोक्रेसी है वो दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, दैट इज डेमोक्रेसी बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट. जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, जो जनता है, द पीपल ऑफ द कंट्री वोट एंड इलेक्ट
their representative, and those representative actually run the गवर्नमेंट. सो हमारे कंट्री में हम किस तरह की डेमोक्रेसी देखने के लिए हमें मिलती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने के लिए मिलती है, दैट इज द गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स. फाइन, मूविंग फर्दर. फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी भी स्टेज पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट लगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. पिछली क्लासेस में हमने शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करते हुए आर्टिकल 30 तक पढ़ लिया था, और आज और कल की 2 क्लासेस में मैं वो सारा रिवीजन आपको करवाऊंगा. ऑब्वियसली आर्टिकल 30 तक तो आज एक अकेली क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो सकता, बट टुडे वी विल कंप्लीट इट टिल आर्टिकल 12, और फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे कल आर्टिकल 30 तक कंप्लीट करके फर्दर पार्ट्स में. रिपब्लिक का क्या मीनिंग है? रिपब्लिक इज द वर्ड अपोजिट टू मोनार्की. मोनार्की क्या होता था? जहां पे जो हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ हेड होता था, जो भी स्टेट का हेड है, जो भी कंट्री का हेड है, वो क्या होगा? वो एक पर्टिकुलर वंशागत रूप से होगा कि राजा का बेटा राजा, वो वाला जो सिस्टम था, राइट. बट हमारे कंट्री में रियल हेड की बात करें तो रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर, इज द रियल हेड ऑफ आवर कंट्री. नॉमिनल हेड की अगर हम बात करें, सो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड इन आवर कंट्री, राइट. और चाहे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें या प्रेसिडेंट की, दोनों ही क्या है? इलेक्टेड हैं. नो वन इज नॉमिनेटेड, नो वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी, बट बोथ आर इलेक्टेड. सो जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है एंड नॉट नॉमिनेटेड बाय द हेरिडिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिपब्लिक. तो हम चाहे प्रेसिडेंट की बात करें हमारे कंट्री में, या प्राइम मिनिस्टर की बात करें, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, on all the posts of the governments, on all the administrative as well as the constitutive posts of the government, सारे के सारे जो persons हैं वो as per the election आते हैं, डायरेक्टली नॉमिनेट या फिर हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं आ जाते हैं. दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक. मूविंग फर्दर. अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे कई सारे केस लॉज में डिस्कस भी किया गया है. द क्वेश्चन इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? एंड इफ इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन इट बी अमेंडेड? तो ये 2 अच्छे बड़े क्वेश्चन है. फाइन. तो आर्टिकल 368 आपको पता है, विच प्रोवाइड्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जब भी अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहता है, तो उसके पास में आर्टिकल 368 के थ्रू उसे पावर्स रिसीव होती हैं. और क्वेश्चन ये जब अराइज हुआ कि क्या प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ केस लॉज आए और उससे हमें इसमें क्लियरिटी देखने के लिए मिलता है. सबसे पहला केस था री बेरूबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स. ये सबसे पहला केस हमारे सामने देखने के लिए मिला, जिसमें ये हेल्ड हुआ दैट इज पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360, आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस कैन नॉट बी अमेंडेड. तो री बेरूबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स वाले केस में हमें क्या फाइनली हेल्ड हुआ था, दैट इज as per the powers of article 368, parliament can make amendment in any part of the constitution, but because the preamble is not a part of constitution, तो उसमें amendment नहीं किया जा सकता. हालांकि यहाँ पे जजमेंट देते समय शायद ये बात इग्नोर कर दी गई कि हमारा जो प्रीएम्बल फॉर्म हुआ है, प्रीएम्बल भी सेम उसी प्रोसीजर से, उसी प्रोसेस से फॉर्म हुआ है जिस प्रोसेस से बाकी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ. जब प्रीएम्बल और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर, सेम गाइडलाइंस पे फॉर्म हुआ है, तो फिर तो प्रीएम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाना चाहिए, सीधा सीधा. और ये जो थॉट था, इसे हमने इनकॉर्पोरेट किया नेक्स्ट लीडिंग केस में, लैंडमार्क जजमेंट में, दैट वाज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इन द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इट वाज हेल्ड दैट can be that preamble can be amended, but preamble में amendment हो सकता है, but should not affect the
बेसिक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन हमें देखने के लिए मिला था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, और उसमें क्या बात कही गई थी, दैट इज प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। फर्दर क्यों ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हमने प्रीएम्बल को भी इनेक्ट किया है सेम उसी प्रोसीजर से जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अडॉप्ट किया गया था। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया, तो प्रीएम्बल को भी पार्लियामेंट ने ही इनेक्ट किया है। फिर बात आती है कि प्रीएम्बल is it a part of constitution? The answer is categorically yes. Preamble is a part of constitution because it has been formed with the same process and procedure as of constitution. Can it be amended? So yes, it can be amended as per the powers of article 368, but the thing is any amendment should not change the basic structure of this constitution. Further moving, अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने मींस कहाँ से उसके उसमें इंकल्जन हुए हैं, हमने कहाँ से हेल्प ली है, कौन कौन सी चीज कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसमें इन्वॉल्वमेंट लिया है। तो टोटल मिला के आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, 11 कंट्रीज से हमने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, जिसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, मेजर कंट्रीब्यूशन इंडिया का खुद का है। दैट इज यू ऑल नो, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द मेजर पार्ट विच हैव बीन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही मेन फ्रेमवर्क लिया गया है, और उसके बाद में अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट लिया है। तो कौन कौन से कंट्रीज से हमने क्या क्या पार्ट्स इसमें ऐड किए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। इतना तो आप जानते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट, दैट इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें हमने हर कंट्री की जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसको इंक्लूड किया। तो जल्दी से देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कौन कौन सी चीजें हमने इंक्लूड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक डील करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, देन जुडिशरी का जो पार्ट था, फेडरल स्कीम एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट की हैं। फाइन। इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया टोटल मिला के 11 कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा इंडिया, इसके बाद में अदर कौन कौन से कंट्रीज से हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, ये चीजें जस्ट एक इंडेक्स पर्पज से आपको याद करने की हैं। तो इनको चार्ट बना लेना, कलरफुल अच्छा सा चार्ट ड्रॉ करके अपनी स्टडी टेबल पे या किसी भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे पेस्ट कर दीजिए। निकलते पढ़ते देखते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि किस कंट्री से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने अडॉप्ट की थी, दैट वाज फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल में, तो वहां पे बहुत सारी चीजें थी जो कि हमने अभी देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था, और गवर्नमेंट जो थी गवर्नर सिस्टम था, सब चीज जुडिशरी सिस्टम था, लेकिन कुछ भी होने के बावजूद फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। नो सिटीजन ऑफ इंडिया वाज हैविंग एनी फंडामेंटल राइट इन द ब्रिटिश रूल। तो जब हम हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बैठे, तो उनका सबसे पहला प्ली क्या था कि हमें एटलीस्ट हमारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स जरूर एंश्योर करने चाहिए। ऐसे राइट्स जो कि एक बेसिक पर्सन की बेसिक नेसेसिटीज के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो उसके जीवन के लिए जरूरी हो। तो सबसे पहला हमने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 13 में जो हमें देखने के लिए मिलता है, ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हालांकि इंडिया में अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, आर्टिकल 61 की जरूरत हमें इंडिया में अभी तक नहीं पड़ी है, ये आप लोगों को ध्यान है। नो प्रेसिडेंट हैव बीन removed through the process of impeachment, but the thing is it has been adopted from the American Constitution. Removal of Supreme Court and High Court judges. Preamble of the Constitution, this preamble has also been adopted through the United States. And the independence of judiciary, executive and legislative, ये तीनों सेपरेट पार्ट्स में रहेंगे, और जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। वो जुडिशियल रिव्यू भी, इवन जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। मूविंग फर्दर,
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं। वो क्या है? रिट्स, 5 काइंड्स ऑफ रिट्स आप लोगों को ध्यान है, जो कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के थ्रू हम एक्चुअली, ये क्या होते हैं? रेमिडीज हैं। अगर किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो उस फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए ये रिट्स का यूज किया जाता है। तो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 रिट्स को अडॉप्ट किया है। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन से कंट्री में है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर किसी को भी ध्यान है तो चैट बॉक्स में लिखिए। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आइडिया ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं हमने अडॉप्ट किया। ड्यूअल सिटीजनशिप भी अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहीं पे ड्यूअल सिटीजनशिप वाला भी जो है सिस्टम है। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लॉ, रूल ऑफ लॉ को लिया है, रूल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को हमने अडॉप्ट नहीं किया। रूल ऑफ लॉ को हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। फाइन, क्या बात है? किसी को भी ध्यान नहीं आया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहां पे है? द आंसर इज यूएसए। कहां पे प्रेसिडेंट अपनी खुद की काउंसिल चूज करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के बाद में उनकी काउंसिल चूज होती है, सो दैट इज यूएसए। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज वेल एज वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप का सिस्टम है, क्योंकि वहां पे फेडरल है। वहां पे जो वेरियस कॉलोनीज थे उन्होंने आपस में, आई थिंक 19 कॉलोनीज वर देयर हु कंबाइंडली फॉर्म अ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। वो एक एग्रीमेंट के थ्रू आपस में ज्वाइन हुए हैं। क्योंकि वो एग्रीमेंट के थ्रू ज्वाइन हुए हैं, वो जब चाहे तब आपस में कोई भी अलग भी हो सकते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया इज नॉट हैविंग द फेडरलिज्म, इंडिया इज हैविंग अ यूनियन। इंडिया में कोई भी स्टेट एक बार एंटर तो हो सकता है, इंडिया का पार्ट तो बन सकता है, लेकिन बाद में अगर वो दोबारा से इंडिया से अलग होना चाहे तो वो अलाउ नहीं होगा, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ फेडरलिज्म, इंडिया इज फॉलोइंग द यूनियन। और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, आप असम में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, आंध्र प्रदेश रहते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं, किसी भी पार्ट में रहते हो, आपके पास सिटीजनशिप इंडिया की होगी, अलग अलग स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है। फिर देखते हैं हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या अडॉप्ट किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, आर्टिकल 55 जिससे डील करता है, दिस वाज आल्सो टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट द मेंबर्स ऑफ नॉमिनेशन टू राज्यसभा, राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन किस तरह से किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जर्मनी से अगर हम बात करें तो जर्मनी से हमने क्या अडॉप्ट किया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 356, ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। मूविंग फर्दर, उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल हो रहे होंगे और काफी इंटरेस्टिंग वे में आपके माइंड में आपको समझ में आ रहे होंगे। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, टोटल मिला के 11 कंट्रीज आपको याद रखने हैं। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा को अडॉप्ट किया है। देखिए, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वो हमने कहां से लिया है? वो हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी अभी मैंने आपको बताया था मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फाइन, फर्दर सोवियत यूनियन की अगर हम बात करें, दैट इज यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने मेनली दो चीजें ली है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये हमारे प्रेम्बल में लिखे हुए ना, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये हमने किससे लिए हैं? ये हमने सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर से लिए। फिर बात आती है कनाडा। कनाडा से हमने कुछ और पॉइंट्स को अडॉप्ट किया, दैट इज फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में भी फेडरल सिस्टम है, दैट इज हमारे पास स्टेट की गवर्नमेंट भी होती है और यूनियन उसके ऊपर कंट्रोल करता है।
बट कंट्रोल तो मेन यूनियन का ही होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पावर. अगर कहीं भी किसी तरह का ऐसा देखने के लिए मिलता है कि स्टेट अपनी पावर्स को एक्सीड कर रहा है तो वहां पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और यूनियन उसका चार्ज अपने हाथ में ले लेती है. सो वी आर हैविंग अ फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कनाडा से हमने अडॉप्ट किया है. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का केयरटेकर है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास में एक जुरिस्डिक्शन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होता है to the president and to the government. Then centers appoint the governors to the state. ये सिस्टम भी कनाडा से अडॉप्ट किया है. एंड रेसिड्यूरी पावर्स वेस्टेड विद द सेंटर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए हम जानते हैं कि लॉ बनाने के लिए हमारे पास में एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है. स्टेट लिस्ट पे में जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट लॉ बना सकता है. यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उन टॉपिक्स के ऊपर, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटर लॉज फॉर्म कर सकता है, पार्लियामेंट लॉ फॉर्म कर सकती है. और ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है उसमें पावर हमारे यूनियन के पास में भी रहती है, दैट इज सेंटर के पास भी रहती है और स्टेट के पास भी रहती है. लेकिन सपोज करें कोई ऐसे सब्जेक्ट्स, कोई ऐसे टॉपिक्स जो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में तीनों में ही नहीं मेंशन है, तो अब उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रेसिड्यूअरी पावर्स ऑफ द सेंटर. ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट जो कि तीनों ही लिस्ट में मेंशन नहीं है, उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर है सेंटर के पास में. एंड दिस सिस्टम हैज आल्सो बीन अडॉप्टेड थ्रू कनाडा. फाइन. किसी भी स्टेज पे कोई कंफ्यूजन लगे तो जरूर से पूछेगा. आगे बढ़ते हैं. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है. फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है. जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉन्करेंट लिस्ट का जो 7th शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट हमें दे रखी है, ये दोनों चीजें हमने अडॉप्ट की हैं. कहां से? ऑस्ट्रेलिया से. फ्रांस की गवर्नमेंट से हम बात करें तो हमने लिया है द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक. प्रीएम्बल में ये जो वर्ड हमने अडॉप्ट किए हैं ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं. एंड लास्टली व्हाट लेफ्ट इज जापान. जापान से हमने लिया है द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि हमारे कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं चलेगी, किसी एक व्यक्ति का से रूल नहीं होगा, बल्कि हमारे कंट्री में जो प्रोसीजर होगा वो लॉ का होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगा. आर्टिकल 21 जो बात करता है. तो वैसे तो मेरा टारगेट था आज आर्टिकल 12 तक का रिवीजन कंप्लीट कर लेने का, लेकिन क्योंकि टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम सिर्फ प्रीएम्बल को ही कंप्लीट कर पाए. इसके बाद में पार्ट 1 आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 आता है सिटीजनशिप से रिलेटेड, पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स. ये सभी चीजें हमें और डिस्कस करनी थी आज की क्लास में, बट इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं बिकॉज 40 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी का फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे एज अ रिवीजन. फाइन.